22 साल लड़की के साथ गैंगरेप होता है। जो पीड़ित लड़की होती है वो अपना 164 बयान अदालत में जाती है, कोर्ट में जाती है और जज साहब से अपना बयान लिखवाती है। जो जज साहब होते हैं उस बयान को लिखते हैं और लिख देने के बाद उस बयान को सुनाने का होता है। तो जज साहब होते हैं उस बयान को सुनाने से पहले अपने मुंह पर रुमाल रखते हैं और उस बयान को सुनाने लगते हैं। हालांकि जिस जगह पर दोनों मौजूद होते हैं उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है। शोर शराबा होने की वजह से उस पीड़ित लड़की को जज साहब का बात सुनाई नहीं देता है। पीड़ित लड़की सोच रही होती है कि आखिरकार जज साहब कौन सा बयान सुना रहे हैं, क्या मैं जो लिखवाई हूँ क्या वो वही बयान है या फिर कोई और बयान है। वो लड़की जज साहब से कहती है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आप क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या समझा रहे हैं। जो आप अपना मुंह पर से रुमाल हटाइए और इस बयान को फिर से मुझे समझाइए और बताइए। जो जज साहब होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, अपने मुंह पर से रुमाल को हटाते नहीं हैं और उस बयान को पूरी तरह से पढ़ डालते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो, सिग्नेचर कर दो। जो पीड़ित लड़की होती है वो जज साहब से कहती है कि सर मैं भले ही पढ़ी लिखी हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ है कि बिना पढ़े बिना समझे किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। जो आप कल्याण दीदी और तमन्नी भैया को बुला दीजिए, वो मुझे पढ़ कर सुना देंगे और समझा देंगे। लेकिन इस बात को सुनते ही जज साहब काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उस पीड़ित लड़की से कहती है कि बदतमीज़ लड़की, क्या तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है। हालांकि इस बात को एक बार नहीं कई बार दोहराई जा रही थी, बदतमीज़ लड़की, क्या तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं दिव्या आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटनाएं बिहार की अररिया की है। दरअसल इस लड़की का नाम बदला हुआ खुशी होता है। जो खुशी नाम की लड़की होती है ये किसी कल्याण दीदी और तमन्नी भैया के यहाँ काम किया करती थी और ये किसी संगठन से जुड़ी होती है। इनका जो कार्य होता है, जो काम होता है वो रोज़ाना आकर किया करती थी। हालांकि इनका जो आन जान होता था वो साइकिल से किया करती थी और इन्हें साइकिल चलाना बेहद ही पसंद होता है। समय आगे बीतती है, कुछ दिन बीते होते हैं और इनकी दोस्ती किसी लड़के से हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वो लड़की अपने दोस्त से कहती है कि उस लड़के से कहती है कि क्या तुम मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखा दोगे। जो लड़का होता है उस लड़की से बोलता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको मोटरसाइकिल चलाना सिखा दूँगा। जो लड़का होता है उस लड़की को मोटरसाइकिल चलाना सिखाना शुरू कर देता है। लेकिन 23 जुलाई 2020 को उस लड़की को मोटरसाइकिल चलाने की बहाने से कहीं दूर सुनसान जगह में ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। जो लड़की होती है वो लड़के के सामने बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उस सुनसान जगह में उसका आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं होता है और उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। उसी सुनसान जगह पर उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जैसे इस बात की खबर पुलिस तक पहुँचती है, पुलिस आती है और उस पीड़ित लड़की को ही उल्टा गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि उस पीड़ित लड़की को कुछ दिन जेल में रखा जाता है और कुछ दिनों के बाद उस पीड़ित लड़की को रिहा कर दिया जाता है। जो पीड़ित लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित में होती है। उस पीड़ित लड़की को जेल से रिहा कर देने के बाद वो सबसे पहले अपना घर जाती है। घर पहुँचने से पहले जो कुछ लोग, जो सोसाइटी के लोग होते हैं, वहाँ के लोग इस लड़की को घूर घूर के देखने लगते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो वही लड़की है जो साइकिल चलाया करती थी और ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी ये एंड्रॉयड फ़ोन रखती है और ये लड़कों के साथ बाइक चलाती है, बाइक सीखती है, तभी इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। जो पीड़ित लड़की होती है ये बात सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और भी ज़्यादा ये चिंतित हो जाती है। उसके बाद वो अपनी दीदी के यहाँ पहुँचती है और वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। उनके जो दीदी और भैया होते हैं वो पूछते हैं कि तुम आखिरकार क्यों रो रही हो, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जो पीड़ित लड़की होती है उस घटना के बारे में बताती है। वो दोनों इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो भी परेशान हो जाती है, चिंतित में हो जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तीनों मिलकर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। उसी समय तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। जो पीड़ित लड़की होती है ये देखते हैं कि वो लड़का, उसके फैमिली वाले वहीं पर होते हैं। जो पीड़ित लड़की होती है उस लड़के को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है। जो लड़के के जो परिवार वाले होते हैं उस लड़की को देखकर उस लड़की के पास करीब जाते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लड़के वाले के जो परिवार वाले होते हैं उस लड़की से कहते हैं कि तुम ये सब ना करो, तुम मेरे लड़के से शादी कर लो। उस लड़की पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था और ये सब बातें कहकर वहाँ से चले जाते हैं और तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। जो उनके साथ जो दुर्घटना होती है वो सब कुछ पुलिस को बताती है और उसे लिखा जाता है। कल होकर तीनों मिलकर
फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं। जो वहाँ के जो थानेदार होते हैं वो बताते हैं कि आपका धारा 164 है, जो आपको अदालत में जाकर जज साहब से इस बयान को लिखवाना होगा। और उसी समय तीनों मिलकर अदालत में जाते हैं। तो ये देखते हैं कि उस दिन भी उस लड़के के माता पिता जो परिवार वाले होते हैं उस दिन भी वो अदालत में होते हैं। उस लड़के को दोबारा देखकर फिर से वो डर जाती है, काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। और उस दिन भी लड़के के जो परिवार वाले होते हैं उस लड़की को देख लेते हैं और उस लड़की के पास करीब जाते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। वो बात फिर से दोहराते हैं कि ये कहते हैं कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, ये सब मत करो। उस दिन भी उस लड़की पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था। ये सब बात कर वहाँ के लड़के के जो परिवार वाले होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। घंटों इंतज़ार करने के बाद जज साहब आते हैं और उस पीड़ित लड़की को एक कमरे में बुलाते हैं और उस बयान को लिखा जाता है। बयान को लिख देने के बाद उस बयान को सुनाने का होता है और उस बयान को सुनाने से पहले जज साहब अपने मुंह पर रुमाल रखते हैं और उस बयान को सुनाने लगते हैं। हालांकि जिस रूम में दोनों मौजूद होते हैं उस रूम में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है और शोर शराबा होने की वजह से उस पीड़ित लड़की को जज साहब का बात सुनाई नहीं देता। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार जज साहब क्या सुना रहे हैं, क्या मुझे समझा रहे हैं, क्या जो मैं बयान लिखवाई हूँ क्या वो वही बयान है या फिर कुछ और है। वो जज साहब से कहती है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आप क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। जो आप अपना मुंह पर से रुमाल को हटाइए और मुझे इस बयान को समझाइए। लेकिन जो जज साहब होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, अपने मुँह पर से रुमाल को हटाते नहीं हैं और उस बयान को पूरी तरह से पढ़ डालते हैं और उस पीड़ित लड़की से कहते हैं कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो। जो पीड़ित लड़की होती है वो जज साहब से कहती है कि सर मैं भले ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन इतना मुझे समझ में है कि बिना पढ़े बिना समझे किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, साइन नहीं करना चाहिए। जो आप कल्याणी दीदी और तमन्नी भैया को बुला दीजिए, वो मुझे पढ़ कर सुना देंगे और मुझे समझा भी देंगे। जो जज साहब होते हैं इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। वो पीड़ित लड़की से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। जो पीड़ित लड़की होती है वो जज साहब से कहते हैं कि सर मुझे भरोसा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इस बयान में क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है। जज साहब उस पीड़ित लड़की से कहते हैं कि बदतमीज़ लड़की, क्या तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है। हालांकि इस बात को एक बार नहीं कई बार दोहराई जा रही थी, बदतमीज़ लड़की, क्या तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है। इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और भी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, मैं बोलूं तो क्या बोलूं। उसे समझ में नहीं आने की वजह से उस पेपर पर साइन करके वहां से भाग जाती है, अपने दीदी और भैया के पास चले जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। जो उनके जो कल्याण दीदी और तमन्नी भैया होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम इतना क्यों रो रही हो, क्यों इतना परेशान हो। जो पीड़ित लड़की होती है वो अपनी दीदी भैया से कहती कि मुझे समझ में नहीं आया बयान कि आखिरकार जज साहब मुझे क्या समझाए और क्या बोले और उस पेपर पर सिग्नेचर करने को कहें और उस सिग्नेचर करके चले आएँ। जो जज साहब होते हैं उस कमरे में पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस को बुला लेने के बाद जो पीड़ित लड़की के जो भैया और दीदी होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। जज साहब दोनों से कहती हैं कि क्या तुमने इस लड़की को तमीज़ कोई सिखाई नहीं है। जो दोनों होते हैं दोनों मिलकर माफ़ी मांगते, वो दोनों कहते कि मैं इसके वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कल्याणी दीदी होती है वो जज साहब से कहती है कि अगर खुशी को बयान समझ में नहीं आ रहा था तब आप दोबारा उससे क्यों नहीं समझाएं, बिना समझे आप पेपर पर क्यों साइन करवा ली हैं। और इस बात को सुनकर जज साहब और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो पुलिस से कहते कि इन दोनों को जेल में डाल दो। पुलिस सब दोनों को लेकर जा रहे थे, तब जो वहाँ के जो मीडिया वाले होते हैं वो जज साहब से पूछते हैं कि दोनों को आखिरकार क्यों लेकर जा रहे हैं। जज साहब ये कहते हैं कि दोनों सरकारी कामकाज में बाधा डाले हैं और सरकारी कागज़ को फाड़ने का प्रयास किए हैं और दोनों यहाँ पर गाली गलौज किए हैं। इसी की वजह से दोनों को जेल भेज दिया जा रहा है। जो पीड़ित लड़की के तमन्नी भैया होते हैं वो जज साहब से कहते हैं कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। अगर जो मैं गरीब नहीं होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया जाता। जो आप भले ही मुझे जेल भेज रहे हैं, मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है, मुझे अंदर किया जा रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ों को कोई दबा नहीं सकता है। और दोनों को जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद उस लड़की को कटहरे में खड़ी कर दिया जाता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, काफ़ी ज़्यादा सहमी होती है। तो जज साहब होते हैं उस लड़की से कहती हैं कि अपने चेहरे पर से इस कपड़े के हटा। जैसे ही वो लड़की अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाती है, जज साहब कहते हैं कि तुम वही लड़की हो ना जो रोज़ाना साइकिल चलाया करती थी। मैं तुम्हें रोज़ देखा करता था, लेकिन मैं तुम्हें कभी टोक नहीं पाया। जो लड़की होती है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, काफ़ी ज़्यादा सहमी होती है और उस पीड़ित लड़की की नज़र लड़के के परिवार वाले लड़के पर जाते हैं और भी ज़्यादा वो डर जाती है, काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है।
हालांकि 23 जुलाई 2020 में उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी, वो दुर्घटना उसे याद आने लगती है और भी ज़्यादा वो चिंतित हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। हालांकि इनकी जो कार्रवाई है, जो केस है, वो अभी तक चल रही है। वो कहते हैं कि सभी जगह से दरवाज़ा बंद होती है तो हमेशा जो दरवाज़ा खुली होती है वो अदालत की होती है। वहाँ के जो न्याय करने वाले होते हैं, जज साहब होते हैं, वो सभी के साथ न्याय करते हैं। और इसी बात सोचकर जज साहब से वो उम्मीद रखते हैं कि जज साहब मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी बातों को समझेंगे और मुझे इंसाफ़ करेंगे। लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा होता नहीं है, उल्टा ही उस पीड़ित लड़की को जेल भेज दिया जाता है। हालांकि आगे की जो कार्रवाई होती है, केस जो होती है, चल रही होती है। दोस्तों, इस कहानी की सुनाना आपको परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। जा रहे हैं, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।